ये उस समय की बात है जब फॉक्सेस जन्म देने के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम थी। इसीलिए एक कमरे में विविशियन, जो कि एक फॉक्स था, हाई स्टेज पर खड़ा हुआ था। उसके आसपास हर जगह उसके शिकारी खड़े थे, जो उस पर ही नज़र गड़ाए हुए थे। सब बस उसे क्लेम करना चाहते थे। उसके हाथों और पैरों पर चेन बांध दी गई थी। जैसे जैसे वो मूव हो रहा था, उसके हाथ पैरों पर बंधी हुई वो चेन भी जिंगल कर रही थी। तभी रूम में बैठे आदमी आपस में बात करने लगते हैं, जिनमें एक कह रहा था, इन लोगों को ये फॉक्स कहाँ मिली? तो दूसरा कहता है, अपनी जाति की ये एक इकलौती फॉक्स बची है। तभी तीसरा कहता है, ये कितना सुंदर है, मैं तो इसे अपने नीचे चाहूँगा। अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनकर वो यिंग वहीं खड़ा अपने दांत पीस रहा था। उसकी नस नस में गुस्सा भरा हुआ था। यूजुअली उसे अपनी बारी में लोगों के शब्द सुनकर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ था उसे आदत हो गई थी लोगों के इस तरीके के शब्द सुनने की। सब उसे यही बोलते थे कि वो एक सर्वेंट के बेटे के अलावा और कुछ नहीं है, उसकी औकात कुछ नहीं है। पर इस तरह चेन से बांधे हुए इतने सारे लोगों के सामने खड़ा होना उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था। ये उसके लिए बहुत अलग था। बहुत मुश्किल था उसके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि अब उसे अपनी आज़ादी कभी नहीं मिल पाएगी। उसने अपनी ज़िंदगी जंग्स के हवाले कर दी थी, पर उसकी किसी गलती की वजह से यूजियान की बेटी यानली और पीकॉक की अरेंज मैरिज टूट गई थी, जिस वजह से यूजियान ने गुस्से में आकर वुयिंग को जिन्स के सामने फेंक दिया था, जो कि वोल्व्स थे। वुयिंग इस दुनिया का इकलौता फॉक्स हाइब्रिड रह गया था, और ये जंग्स का तरीका था अपना रिश्ता गोल्डन पीकॉक्स के साथ बनाए रखने के लिए। इसलिए उन्होंने वुयिंग को उन्हें ऑफ़र कर दिया था। वुयिंग ने कैसे भी अपने आप को जिन गुआंगशा से तो बचा लिया था। जिन गुआंगशा उसे फोर्स नहीं कर पाया था, पर जिन गुआंगशा इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसने सोच लिया था वो इस हाइब्रिड फॉक्स के थ्रू डेली मिलियंस कमाएगा, उसे डेली सेल करते हुए। इसीलिए आज वेइंग को रूम के अंदर हाईएस्ट पेइंग फॉक्स के नाम से सेल किया जा रहा था, जहां काफ़ी सारे बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए थे। फॉक्स हाइब्रिड्स उस वक्त सबसे ज़्यादा फर्टाइल थे। उनका शिकार ही इसीलिए किया जाता था कि वो बच्चों को जन्म दे सके। पर धीरे धीरे ये फॉक्स हाइब्रिड्स गायब होने लगे थे, जिससे बाकी के लोग अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ा लें, इसलिए इनका शिकार होने लगा। इवेंचुअली लास्ट में वेइंग की माँ ही थी जो ज़िंदा रह गई थी, और वेइंग जब 5 साल का था तब उनकी भी डेथ हो गई। तो अब केवल वेइंग ही था जो ज़िंदा रह गया था। जब वो बहुत छोटा था तो उसकी माँ ने हमेशा उसे वार्निंग दी थी कि एक फॉक्स होने की वजह से आगे जाकर उसे कितने सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बड़े हो जाने के बाद ईविल लोग उससे वो काम करवाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी करना नहीं चाहता होगा। और उसकी माँ बिल्कुल सही थी। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था और खुद से कह रहा था, आज मेरी क्या हालत हो गई है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ। उसने अपना दिल उन लोगों को दिया जो उसने सोचा था कि उसकी फैमिली होगी, पर उन्होंने ही उसे धोखा दिया। यू जिया ने खुद ही उसे जिन्स के हवाले कर दिया। मैंग्याओ जो कि स्टेज पर खड़ा था अपनी चालाक हंसी के साथ, वो सब लोगों की तरफ देखता है। उसकी नज़र वेइंग पर भी पड़ती है, जो बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मैंग्याओ वेइंग के पास जाकर उसके कान में कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई अच्छा ग्राहक ही मिलेगा। सडनली वोइंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस आदमी की आंखों को निकाल कर फेंक देना चाहता था। वो उससे अच्छे ग्राहक की बात कर रहा था। क्या वो कोई सामान है जिसे ग्राहक की ज़रूरत हो? मैंग्याओ स्टेज पर खड़े होते हुए कहता है, अब नीलामी शुरू की जाती है। स्टार्टिंग प्राइस होगा 85 मिलियन। सब लोग अपने अपने पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। सभी अपनी सीट्स पर इस तरह जंप कर रहे थे जैसे सब के सब वुयिंग को पाने के लिए कितने डेस्परेट हो। वुयिंग अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ शिवर कर रहा था। तभी कोई कहता है 89 मिलियन, कोई कहता है 90 मिलियन, कोई कहता है 94 मिलियन, तो कोई कहता है 100 मिलियन। इस तरह मिनटों तक ये आवाज़ें चलती रहती हैं, तब तक जब तक कि नीलामी का प्राइस 300 मिलियन तक ना पहुंच जाए।
स्लोली स्लोली वो लोग अब आगे पैसे लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सब कहने लगते हैं कि हमें एक फॉक्स हाइब्रिड की इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हम इससे ज़्यादा पैसे लगा सकें। तभी कोई कहता है ये सिर्फ तुम्हारा सोचना है, मैं तो तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि ये मेरा ना हो जाए। तुम्हें पता है ना कि ये इस हाइब्रिड का इकलौता फॉक्स रह गया है, क्या तुम अभी से हार मान लोगे? वहाँ एक और आदमी भी खड़ा था जो शांत था। उसके सिर पर वी शेप के हॉर्न्स थे, ऐसे हॉर्न्स जो वुयिंग को काफ़ी फेमिलियर लग रहे थे। उसका फेस तो वुयिंग को नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी शैडो ही वुयिंग देख पा रहा था। तभी लास्ट में एक डीप वॉइस सुनाई देती है, 400 मिलियन। उस वॉइस में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो गहरी आवाज़ भी वुयिंग पहचान चुका था। 13 साल बीत चुके थे जब वुयिंग ने लास्ट वांगजी के बारे में कुछ सुना हो या उसे देखा हो, पर वुयिंग उसकी इस आवाज़ को कभी भी नहीं भूल पाया था। ये डीपर वॉइस तभी भी वांगजी की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज सुनाई दे रही थी। उसे सब कुछ याद आ गया था। उसे समझ आ गया था कि जब वांगजी नाराज़ हुआ करता था या शॉक्ड हुआ करता था तो वो इसी तरीके से डीप साउंड करता था। लांग वांगजी एक ड्रैगन था। हाई स्कूल में वुयिंग ने उसे काफ़ी महीनों तक टीज़ किया था। उस टीजिंग की वजह से ही दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज हो गई थी। वुयिंग को क्लाउड रेसेस हाई स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वेनचाओ को पीट दिया था, क्योंकि वेनचाओ वेनिंग को बुली कर रहा था। उसके बाद से ही वुयिंग और वांगजी बिल्कुल अलग हो गए थे। 7 साल तक वैन फैमिली के बीच युद्ध चला था, जिस वजह से जांग फेंगमियान ने वुयिंग को ऑर्डर दिया था कि वो किसी भी अदर क्लैंस से अपने दोस्तों को नहीं बनाएगा। वार ख़त्म हो जाने के बाद वुयिंग एक और कंट्रोवर्सी में पड़ गया था जब उसने जिन दुशन को पंच मार दिया था क्योंकि वो उसकी बहन यानली को लेकर कुछ गलत कह रहा था। उसके बाद वो जिन्स के हाथों में ही आ गया था और आज वो स्टेज पर खड़ा हुआ था। ये सब के बावजूद भी वुयिंग आज तक नहीं भूला था कि वांगजी की आवाज़ कैसी थी, वांगजी कैसा दिखता था। वांगजी आगे की तरफ बढ़ता है। वांगजी एक ड्रैगन हाइब्रिड था। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, उसकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा थी, बॉडी एकदम क्रिस्प वाइट थी। जैसे जैसे वांगजी आगे बढ़ रहा था बाकी सारे क्लान्स के लोग उसके लिए जगह बना रहे थे। वांगजी की एक लंबी टेल थी और गोल्ड जैसी उसकी आंखें थीं जो सिर्फ और सिर्फ वुयिंग पर थीं। मेंग्याओ कहता है 400 मिलियन 1 2 3 और आखिरकार वुयिंग को वांगजी को सोल्ड कर दिया जाता है। तभी कोई आवाज़ उठाते हुए कहता है, एक लैंड यहाँ क्या कर रहा है? तभी दूसरा कहता है, फर्टिलिटी ऑक्शंस में लैंड्स तो कभी नहीं आते। एक एक करके जब सब लोग वहाँ से जाने लगे थे, हॉल में केवल मेंग्याओ, वांगजी और वुयिंग ही रह गए थे। मेंग्याओ आगे बढ़ता है और वांगजी से कहता है, आई होप आप एंजॉय करेंगे। वांगजी कहता है, थैंक यू। मेंग्याओ कहता है, मैंने लैंची चैन के लिए एक फेवर किया है, वैसे तुम इसे अब अपने साथ ले जा सकते हो, मज़े करना। वुयिंग की अटेंशन अब पूरी तरीके से सिर्फ वांगजी के ऊपर थी। वो उससे कहता है, लंचा ये तुम हो? वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा अपने घुटनों पर बैठता है और वुयिंग के पैरों में जो चेन बंधी हुई थी वो उस पर एक शार्प कट लगा देता है। चेन तो टूट गई थी पर वो वुयिंग के पैरों में अभी भी बंधी थी। वांगजी उससे कहता है, हमें घर ले जाकर इन्हें भी काटना होगा। वुयिंग सोचने लगता है, घर? पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है जिसे मैं आज तक घर समझता आ रहा था। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंचा तुम यहाँ क्यों आए हो? वांगजी काफ़ी लंबे समय बाद वुयिंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दे सकता था और मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता था। वुयिंग कहता है, मेरे पास अब कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए लंचा। वांगजी कहता है, तुम्हारे पास है, तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर। वांगजी जब वुयिंग को घर लेकर पहुंचता है, लैंचरन वुयिंग की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, वांगजी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इस फॉक्स की बात कर रहे थे। विविशन एक फॉक्स है? तुम्हें ऐसा फॉक्स खरीदना चाहिए था जो तुम्हें अपना वारिस दे सके।
वांग जी कामली वॉइस में कहता है, मैंने ऐसा ही खरीदा है, वी फर्टाइल है। लन चिरैन कहता है, और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? और क्या तुम जानते भी हो, क्या पता ये 100 लोगों के साथ सोया हो? ये सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, अंकल। तभी लैन चिरैन आकर कहता है, अंकल आई थिंक आप थोड़े ज़्यादा ही हार्श हो रहे हैं। लैन चिरैन कहता है, हमें ऐसा हाइब्रिड चाहिए था जो वांग जी को वारिस दे सके, ना कि हमारे क्लैन को बर्बाद कर सके। चिरैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिचैन वुयिंग के पास आकर कहता है, आई एम सॉरी अंकल के बिहेवियर के लिए, अभी वो गुस्से में है। वुयिंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ये सब सुनने की आदत है। वांग जी कहता है, पर अब तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी, तुमसे कोई अब इस तरह बात नहीं करेगा। शिचैन कहता है, अंकल का कहना है कि हमारी क्लैन को अब वारिस की ज़रूरत है और ये लैन फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं बच्चों को जन्म देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी के ऊपर आ गई है। हमें इस ऑक्शन के बारे में पता चला जिसमें एक ऐसे हाइब्रिड को सेल किया जा रहा था जिसका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, और हमें तुम मिल गए विविशन। मुझे पता है कि वांग जी मुझे किसी और फॉक्स को कभी नहीं चुनने देता। मैंग्याओ से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसलिए मैंने वांग जी को वहाँ भेजा था। क्या तुम वांग जी के बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो? वुयिंग अब खुद से पूछने लगता है कि क्या वो ये सब के लिए तैयार है। क्या वुयिंग के पास अब कुछ रह भी गया है? उसके पास अब कुछ नहीं था, ना कोई फैमिली, ना फ्रेंड्स। वैन सिबलिंग्स भी सेकेंड वॉर के बाद कहीं छुप गए थे, वो लोग भी उसका साथ कब तक देते? वुयिंग आखिरकार कह देता है, हाँ मैं तैयार हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों को जन्म देने के बाद क्या मुझे यहीं रहने को मिलेगा? मैं ही बच्चों को खुद बड़ा करना चाहता हूँ, क्या मैं उन्हें बड़े होते हुए देख सकूँगा? वांग जी ये सुनकर तुरंत डेस्परेटली कहता है, वुयिंग तुम मेरे मेट बनोगे, मेरे हस्बैंड होगे, ऑफ कोर्स तुम अब हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। हमारे बच्चे तुम्हारे बिना कैसे बड़े हो जाएंगे? वुयिंग कहता है, लंजा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा मेट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म दूंगा। अपेरेंटली लैन फैमिली बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि लैंस उन दोनों की वेडिंग को भी थ्रो करने के लिए तैयार थे। पूरी लैन क्लैन के सामने दोनों की वेडिंग करवा दी जाती है। वुयिंग को भी ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे वांग जी पर पूरा विश्वास था। उसे पता था कि वांग जी अपने शब्दों से पीछे कभी नहीं हटेगा, और वुयिंग इस वेडिंग के बाद हमेशा के लिए अपने बच्चों को वांग जी के साथ पाल पाएगा, इसलिए वो तुरंत शादी कर लेता है। इस तरह वो रात आ गई थी जब वांग जी वुयिंग को ब्रीड करने वाला था। वांग जी के रूम में वुयिंग अपने कॉम्फी बेड पर लेटा हुआ था और उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। लैंड सर्वेंट्स ने ऑलरेडी उसे रेड कपड़ों में रेडी कर दिया था। वुयिंग ने पहले कभी भी अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में नहीं सोचा था। उसे ये पता था कि वो एक फॉक्स हाइब्रिड है और वो एक बच्चे को जन्म देने के कैपेबल है। वो खुद को कभी कभी प्लेजर किया करता था, पर उसके दिमाग में इंडिसेंट थॉट्स कभी नहीं आते थे। वांग जी को किस करना, मूनलाइट में उसके साथ डांस करना और फाइनली उसके साथ फैमिली शुरू करना, ये सब उसका बहुत पहले का सपना था जो आज पूरा होने जा रहा था। वांग जी जब वहाँ आता है तो वुयिंग को अपने थॉट्स में खोया हुआ देखकर वो उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? वुयिंग वांग जी की आवाज़ सुनते ही बेड से उठ जाता है और उससे कहता है, कुछ नहीं, बस यही कि मेरा हस्बैंड मुझे इतने लंबे समय तक इंतज़ार क्यों करवा रहा है। वांग जी कहता है, सॉरी ब्रदर, मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते थे। तुम स्टनिंग दिख रहे हो वुयिंग, हमेशा की तरह। वुयिंग कहता है, मजाक मत करो, एक फॉक्स होने के बाद भी मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे सेक्सी एक्ट कैसे करना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम हमेशा से ही सेक्सी हो, बस तुम जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है विविशन। वुयिंग कहता है, पर सब कुछ बदलने वाला है लंजा, हम दोनों की शादी हो गई है, हम पार्टनर्स बन गए हैं और जल्दी ही हमारा बच्चा भी होगा। वांग जी उसे करेक्ट करते हुए कहता है, बच्चा नहीं बच्चे, मुझे तुमसे केवल एक बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। ये सुनकर वुयिंग का पूरा चेहरा बुरी तरह लाल पड़ जाता है और इस वक्त वो वांग जी के लिए तड़प रहा था। वो उससे कहता है,
तो हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा अगर तुम्हें बहुत सारे बच्चे चाहिए तो। वांग जी भी एक लॉन्ग ग्राउल के साथ उसके ऊपर चिपक जाता है। दोनों के लिप्स आपस में मीट होते हैं। दोनों ऐसी साउंड्स निकाल रहे थे जो पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। दोनों की टंग्स आपस में जकड़े हुए थे। वीइंग को बैली अपनी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। वांग जी उससे कहता है, मैं जेंटल रहूँगा वीइंग। वीइंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जेंटल रहो। वांग जी की नज़रें अपनी मोर्निंग फॉक्स की तरफ थीं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करता है और वीइंग से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? वीइंग बुरी तरह कँपकँपा रहा था और अपने अंदर वांग जी के लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी वीइंग से कहता है, यस और नो वीइंग। वीइंग कहता है, लंजाओ, मैं रेडी हूँ, ओके? तुम बस जल्दी से जो करना चाहते हो वो करो, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर वीइंग अपनी आंखें टाइटली बंद करते हुए लेट जाता। वांग जी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वांग जी की टेल काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। बेड से लाउड थंप की आवाज़ सुनाई देने लगी थी जैसे जैसे वांग जी अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। वीइंग कहता है, ओह लंजान, तुम तो मेरा आधा हिस्सा ही कर दोगे। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है वीइंग। और फाइनली एक लास्ट और डीप पुश के बाद वांग जी पूरे तरीके से अपने सीड्स वीइंग के अंदर डाल देता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। लास्ट पुश के साथ वीइंग की चीख निकल गई थी। पर सिर्फ यहाँ पर वो रुकने नहीं वाला था। रात भर उन दोनों की हॉट सेक्सी नाइट चलती रहती है। वीइंग पूरी तरीके से श्योर था कि वो अपनी फर्स्ट नाइट में ही प्रेग्नेंट हो जाएगा और अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को लूज़ करते हुए वांग जी फाइनली वीइंग पर पूरी तरीके से गिर जाता है। दोनों की बॉडी अभी भी एक दूसरे के अंदर ही थी। वीइंग ने वांग जी को टाइट हग किया हुआ था। वो लेटे लेटे उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा लंजा? वांग जी उसकी नेक पर बाइट करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं भी हुए तो हम फिर से करेंगे, रोज़ करेंगे। वीइंग कहता है, ओ गॉड लंजा, कितनी बार कहा है इस तरीके की बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। तुम सच में कितने शेमलेस हो। आज ही हम लोग 5 राउंड्स कर चुके हैं। वांग जी कहता है, अगर 5 राउंड्स में भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम से हम 6 राउंड्स करेंगे। वीइंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में एक इंसेक्सुअल बीस्ट हो। कुछ हफ्तों बाद ही वीइंग वांग जी को एक प्रेजेंट देता है जो एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स था। उसमें अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी जिस पर 2 पिंक लाइंस शो हो रही थी और ये क्लियर हो चुका था कि वीइंग प्रेग्नेंट है। जिसे देखने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वीइंग उससे कहता है, अर्गगा, कंग्रेचुलेशंस। वांग जी कहता है, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस वीइंग, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, हमारे बच्चे को अपने वॉम्प में रखने के लिए। वीइंग कहता है, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, मुझे बचाने के लिए लंजा। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। यहीं पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। तो इस वन शॉट का लिंक मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, इसलिए मैंने इसे हिंदी में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।